ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इन एडिटोरियल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मोदी केंद्रित एक और चुनाव, ये कहने का मतलब इनका है क्या कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये मोदी पर ही केंद्रित है। वो कहते हैं कि 400 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो आप देखते हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक समय जो इंदिरा गांधी की, जो राजीव गांधी की छवि हुआ करती थी, वो कहते हैं कि उनके नाम पर कोई भी चुनाव लड़ जाता था, जीत जाता था। तो वही बात है, यह चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव है। चुनाव प्रचार को ऐसा बनाने में विपक्ष की भी भूमिका रही है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और होती है लोकसभा की, तो आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। 543 सीटें हैं लोकसभा में और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप मतदाता बन चुके होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। ये चुनाव कौन सी संस्था करवाती है, उस संस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। अभी आप देखिए पुणे में एक हादसा हुआ और बड़ी आलोचना की गई उसमें जो निर्णय दिया गया। इन दिनों पुणे में 2 इंजीनियरों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत और इस हादसे के आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड से मिली जमानत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। चुनावी माहौल में राजनीति नजरिए से भी बयानबाजी हो रही है, मगर बुनियादी रूप से जिस पक्ष पर बात होनी चाहिए वह है नदारद। बात यह है कि क्या किशोर न्याय कानून 2015 के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पुणे में किशोर न्याय बोर्ड ने कोई नियम विरोध या विशेषाधिकार का प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि किशोर न्याय कानून मूल रूप से स्वरूप में एक सुधारात्मक कानून है जो 18 साल तक के हर लड़के लड़की को उसकी हर गलती पर सुधरने का अवसर सुनिश्चित करता है। और इस बार किशोर न्याय बोर्ड ने वही किया जो निर्भया केस में सर्वाधिक दरिंदगी करने वाले नाबालिग आरोपित के साथ किया गया था। देखा जाए तो इस मामले में 2 अधिनियम, मोटर वाहन कानून और किशोर न्याय कानून प्रभावशील हैं। और आप देखेंगे कि मोटर वाहन कानून की धारा 199A के अनुसार लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले को 3 साल की सजा के साथ वाहन का लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित होगा और इसमें 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुणे सड़क दुर्घटना मामले में यही प्रावधान लागू होगा, जबकि किशोर न्याय कानून कहता है कि बच्चों के मामले में अपराध को 3 श्रेणियों में देखा जाएगा। मामूली अपराध जिनमें 3 साल तक की सजा, गंभीर अपराध जिनमें 3 से 7 साल तक की सजा। पुणे प्रकरण में आरोपी का कृत्य मामूली अपराध की श्रेणी में ही आता है और इसलिए सुधारात्मक पहलू लागू हुआ और किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित किशोर को इसी आधार पर जमानत भी दे दी। स्मरण रहे कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तब ये तीनों श्रेणियां बनाई गई थी। यह निश्चित किया गया था कि अगर जघन्य अपराध करने वाले किशोर 16 से 18 साल की आयु के हैं तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय भी किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय कानून की धारा 15 के तहत विचार करने के बाद ही करेगा। यानी किशोर न्याय बोर्ड अगर जघन्य अपराध में भी किसी किशोर में सुधारात्मक संभावना देखता है तो किसी हत्या दुष्कर्म के मामले में भी उसे जमानत दे सकता है। अगर किशोर न्याय बोर्ड ऐसा मानता है कि किशोर ने जो अपराध किया वह उसके प्रभावों से वाकिफ था, तब उस मामले में को किशोर न्यायालय में वश की तरह सुनवाई के लिए भेज सकता है। यहाँ भी कानून में प्रावधान है कि किशोर न्यायालय ने उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता, अधिकतम 20 साल की सजा सुनाएगा। चूंकि पूरे प्रकरण को आरोपित भी नाबालिग है, इसलिए उसे वही छूट मिली जो मौजूदा किशोर न्याय कानून में है। सड़क पर आदमी को मारने की सजा भारत में 3 साल की ही है, इसलिए उसका यह अपराध किशोर न्याय कानून की नज़र में जघन्य नहीं है, भले ही पीड़ितों के परिवार उसके इस कृत्य से उजड़ गए हों। और इस पूरे मामले में पुलिस किशोर न्याय कानून से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वह जिस पब में आरोपित ने शराब पी उसके संचालक को नाबालिग को शराब परोसने के अपराध में 7 साल की सजा दिला सकती है। एक महत्वपूर्ण पक्ष मोटर वाहन कानून से भी जुड़ा है। इसके हिट रन के कुछ प्रावधान को जब मौजूदा सेन सरकार ने सख्त करने का निर्णय लिया तब उसका तीखा विरोध भी हुआ था। यह बताता है कि देश में किसी घटना विशेष पर हाय तौबा तो खूब होती है, लेकिन जब कानून के प्रवर्तन की बात आती है तो हम यथास्थिति के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार मोटर वाहन कानून में वैसे ही सुधार करे जैसे निर्भया के वक्त नाबालिग के अपराधों को परिभाषित किया गया था। किशोर न्याय, पॉक्सो, महिला सुरक्षा जैसे कानून भी भारत में
लागू तो कर दिए गए, लेकिन इनकी भावभूमि भारतीय है ही नहीं है। किशोर न्याय कानून उन पश्चिमी देशों की सामाजिक व्यवस्था की उपज है जहां परिवार नामक संस्था उतनी प्रभावी नहीं है। वहां बच्चे दो वयस्कों एक संविदा का प्रतिफल अधिक होते हैं, और इसलिए वहां 18 साल के बच्चों को कानून की शरण अपने नैसर्गिक विकास के लिए लेनी पड़ती है। भारत में आज भी परिवार संस्था जीवित है, और इसके अंदर अभिभावक और बच्चों के मध्य जिम्मेदारी का भाव तिरोहित नहीं हुआ। स्पष्ट है कि मौजूदा कानून परिवार व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए सामाजिक जवाबदेही को भी सरकार के पाले में डालता है। बेहतर होगा कि 1989 से शुरू बाल कल्याण की इस अवधारणा को भारतीयता के धरातल पर मूल्यांकित किया जाए, और पुणे में जो घटना हुई उसे अगर किशोर न्याय के नाम पर छोड़ दिया जाए तो इसके दुष्परिणाम भारतीय समाज में बहुत गहरे होंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 4,22,659 सड़क हादसे हुए, जिनमें 10% हादसे बच्चों ने किए, और समझा जा सकता है कि एक गंभीर चुनौती बच्चों की उद्दंडता और स्वच्छता की खड़ी हो रही है। किशोर कानून में अपराधों की श्रेणी को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता तो है ही। मोटर वाहन कानून को भी बच्चों के मामले में सख्त किया जाना चाहिए, और इसके साथ ही आप देखिए पोक्सो के मामलों का भी स्वतंत्र रूप से सामाजिक प्रभाव उत्पादक के नजरिए से अध्ययन किया जाए और तथ्य संबंधी संशोधन हो। लोक नीति विश्लेषक लेखक किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रहे। इनका नाम है डॉक्टर अजय खेमरिया। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप क्या सोचना है इस घटना पर? अपना व्यू जरूर दीजिए आप लोग। परमात्मा से प्रेम। तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हम जो कहते हैं सुनते हैं, और उसे करने या फिर आचरण में उतारने के लिए अपेक्षित तत्परता एवं प्रयासों का पर्याप्त अभाव दिखता है। हम प्रवचन सुनकर घर परिवार धन दौलत हिंसा और लोभ आदि के त्याग की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ने की या तो कुछ सुना है उसे करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। वस्तु और व्यक्ति इन दोनों के साथ मधुर संबंध जोड़ने से हम लाभ की अनुभूति होती है, परंतु परमात्मा के साथ मधुर संबंध जोड़ने से कोई लाभ होता है और ऐसा तुरंत और प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। शायद इसलिए हमारा मन परमात्मा को प्रियतम के स्थान पर तो क्या प्रिय के स्थान पर भी स्थापित करने को तैयार नहीं होता है, और शाश्वत सुख चाहिए तो प्रियतर के स्थान पर चाहे हम किसी को रखें या फिर प्रियतम के स्थान पर परमात्मा के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, अपितु बहुत सरल है। हमारा आकर्षण मुक्ति के प्रति होना है और बंधन के प्रति नहीं है। हमारे शुभ भावों पर परमात्मा का ही अधिपत्य है। हम सांस लेने की जिस प्रक्रिया से जी रहे हैं वह भी परमात्मा की कृपा का ही फल है। ऐसे में परमात्मा के सिवा किसी अन्य को प्रियतम के स्थान पर कैसे स्थापित किया जा सकता है? जीवन का प्रारंभ से प्रेम और समाप्ति परमात्मा से। अगर कुछ संभालना है तो वस्तु और व्यक्ति को संभालें। जीवन न्यौछावर करना हो तो परमात्मा पर ही करना उचित है। संसार के समस्त जीवों को दोष से मुक्त करने की ना हमारी जिम्मेदारी है ना ही सामर्थ्य है, किंतु उन समस्त जीवों के प्रति हृदय में प्रेम रखने की शक्ति तो है ही। एक बार स्वार्थ से दृष्टि हटाकर गुणों के ग्राहक बन जाएं तो हम व्यक्ति भी और उनके गुण दोनों अच्छे लगने लगेंगे, तब दोष हमें दिखाई ही नहीं देंगे। इस प्रकार हमारी ऐसी दृष्टि विकसित होगी जो जीवन को आनंद से सराबोर कर देगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये अनावश्यक संदेह। तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग को प्रत्येक मतदान केंद्र में कितने वोट पड़े इसका विवरण 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करने को कहा जाए। इन याचिकाओं में केवल मतदान प्रतिशत बताने को ही नहीं कहा गया था, बल्कि इसका विवरण देने वाले फॉर्म 17C को भी स्कैन कॉपी अपलोड करने की भी मांग की गई थी। ध्यान रहे कि मतदान के बाद फॉर्म 17C की प्रतियां उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। आखिर जब ऐसा होता है तब चुनाव आयोग से यह क्यों चाहा जा रहा है कि वह इस फॉर्म की स्कैन कॉपी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें? चूंकि याचिकाकर्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दायर करने के समय पर भी सवाल उठाया। वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि जब चुनाव प्रक्रिया जारी है तब चुनाव आयोग को बोझ बढ़ाने वाली किसी मांग पर फिलहाल विचार करना ठीक नहीं है। उनसे यह भी पाया कि इस मामले को लेकर एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके बाद जो नई याचिकाएं दायर कर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की गई, और इसी कारण चुनाव आयोग के वकील की यह दलील थी कि केवल आधारहीन आशंकाओं के चलते नई याचिकाएं दायर की गई और उनका उद्देश्य चुनाव आयोग को बदनाम करना है। इस दलील में दम नजर नहीं आता है।
पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक दल यह माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि मतदान के दिन जारी किए जाने वाले वोट प्रतिशत के अंतरिम आंकड़े और कुछ दिन बाद जारी होने वाले अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे किसी तरह की धांधली हो सकती है। यह वित्तों की आशंका है, क्योंकि मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर होना कोई नई अनोखी बात नहीं है। चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव का विवरण जारी करके बताया कि पहले भी मतदान के अंतिम आंकड़ों को जारी करने में कुछ दिन का समय लगता था। मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए कोई उचित नहीं है, क्योंकि मतदान प्रतिशत का विवरण प्रत्याशियों के पास तो होता ही है, वह ईवीएम में भी दर्ज होता है। आखिर इस स्थिति में किसी तरह की हेरफेर अथवा धांधली कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उसने यह समझा कि इन याचिकाओं का उद्देश्य अनावश्यक संदेह पैदा कर चुनाव आयोग को विवादों में घेरना और नए विवाद खड़े करना है। चूंकि यही काम ईवीएम को लेकर किया जा चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को झटका देकर बिल्कुल सही किया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप दीजिए इस पर भी। और मेरा देखिए कहना है कि इस तरह की कोई व्यवस्था रहे कि भरोसा बना रहे चुनाव में, चुनाव आयोग पर भरोसा बना रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस तरह का भरोसा उठता है तो परेशानी खड़ी होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। घटेगा प्रदूषण, तो बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बेगूसराय जैसा शहर देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या काफी बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में तो ई रिक्शा यातायात का प्रमुख साधन बन गया है। किंतु ऐसे वाहन मालिकों को बैटरी चार्ज करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर हो या गांव, कई लोगों ने अवैध चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं और लोगों से मनमानी वसूली करते हैं और उनके द्वारा बिजली चोरी किए जाने की भी शिकायत मिलती रहती है। बैटरी चार्ज करने की सुविधा जगह जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण इन वाहनों से लोग लंबी दूरी की यात्रा करने से कतराते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी। अच्छी बात है कि अब सरकार ने इस समस्या से निजात के लिए चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया और अभी प्रदेश में 300 से अधिक जगहों पर ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसे बढ़ाया जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, पेट्रोल पंप व मुख्य चौक चौराहों पर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें इसकी जानकारी आसानी से मिल सके और इससे ऐसे वाहनों का उपयोग बढ़ेगा जो अंततः एक हद तक प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में कारगर हो सकेगा। प्रदूषण का मैंगो इकोसिस्टम पर असर। देखिए, प्रदूषण किसी भी तरह का हो, इसका आप देखते हैं कि मानव पर भी, प्रकृति पर भी, जीव जंतुओं पर भी, पक्षियों पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। पिछले दिनों बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के विज्ञानियों ने पाया कि महानगरों में बढ़ता वायु प्रदूषण मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए घातक बन रहा है। विज्ञानियों का मानना है कि सुंदरबन डेल्टा की हवा में हानिकारक वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसका डेल्टा का मैंग्रोव वन क्षेत्र से सिकुड़ता जा रहा है और वस्तुतः कोलकाता की हवा में जहरीली हैवी मेटल्स जैसे लेड, क्रोमियम, कैडमियम की मात्रा काफी है। डेल्टा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के तमाम कारण हैं, जैसे सुंदरवन के इलाके में स्थानीय नाविक अपनी नावों में पुरानी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इन नावों की पुरानी मोटरों के इंजन से जो धुआं निकलता है वह भारी मात्रा में जहरीली धातुओं से भरा होता है। मैंगो वनों से सटे इलाकों के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ लोग ठोस ईंधन जलाते हैं, इस कारण यहाँ की हवा में ब्लैक कार्बन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंगो उष्णकटिबंधीय वृक्ष और झाड़ियां हैं जो ज्वारीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे लवणीय, दलदल और कीचड़ भरे तटों पर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने, जैव विविधता की रक्षा, सुनामी एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में मैंगो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था के आंकड़े बताते हैं कि मैंगो वन क्षेत्रों से सटे तटीय शहरों में जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोची में PM2.5, PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानकों से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा है। यह आकलन साफ इशारा करता है कि तटवर्ती शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है। वायुमंडल में ब्लैक कार्बन PM2.5 और PM10 के होने से मैंगो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और इससे उनका पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित होता है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हवा जब प्रदूषित होती है तो उससे
ग्रीन हाउस गैस जैसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर ज़्यादा होता है। इन गैसों के प्रभाव से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता है, जिससे घुली ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। इससे भी मैंग्रोव इकोसिस्टम खत्म होने लगता है। हालांकि समुचित विश्व में मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाने के संदर्भ में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें COP27 के दौरान लॉन्च हुआ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट उल्लेखनीय है। इससे विश्व के तमाम बड़े छोटे देशों ने मिलकर शपथ ली कि वे अपने अपने देशों में मैंग्रोव इकोसिस्टम को होने वाली खतरों की पहचान करेंगे, तटीय क्षेत्रों को मैंग्रोव इकोसिस्टम के फलने फूलने लायक बनाएंगे। तो ये प्रदूषण के प्रभाव याद रखिए, नुकसान चिंताएं जो हैं, ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, कुछ देख सकते हैं आप लोग पढ़ना हुआ कर तो। चाबहार का भौगोलिक एवं राजनीतिक महत्व, ये अभी आप देखते हैं कि भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ ना। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ईरान देखने को मिलेगा, और यहाँ आप इसकी तेहरान राजधानी है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फारस की खाड़ी हो गई, ये आप देखिए। और इसके जो महत्व है, जो आप देखते हैं कि एक तरह से फायदे रहेंगे, ओमान की खाड़ी हो गई, इनके बारे में आप लोग नोट्स बना के रख लीजिए अपना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और जब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर क्वेश्चंस लिख रहे होंगे, उस समय भी आप देखेंगे ये पॉइंट आप लोग बता सकते हैं वहाँ। और हो सकता है कि चाबहार पोर्ट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ ले, तब भी आप लोग ये सब बता सकते हैं कि इसका महत्व क्यों है। चाबहार परियोजना पर 10 वर्ष के अनुबंध के हस्ताक्षर हो गए हैं। यह समझौता भारत और ईरान के संबंधों में मधुरता कायम रखने के साथ ही भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण भी है। यह समझौता वर्ष 2016 के ऑपरेशन समझौते की जगह लेता है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता था। वैसे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में मृत्यु से ईरान के चाबहार समझौते को लेकर आशंका जताई जा रही थी, परंतु इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार को बनाने की पर सहमति व्यक्त की गई थी। और भारत चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल का प्रबंधन करेगा, जो ईरान के दक्षिण पश्चिम सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत एवं ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह परियोजना चीन की बेल्ट व रोड इनिशिएटिव को कमजोर करने के साथ ही पाकिस्तान बंदरगाहों की बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए चाबहार को विकसित करने की भारत की इच्छा दशकों पुरानी रही है, जहां से अफगानिस्तान ईरान सीमा पर स्थित जरंज शहर के रास्ते दक्षिण अफगानिस्तान का पूरा फलक खुल जाता है और हमारा आसानी से वहां तक पहुंच हो पाएगी। हमें बाकी पाकिस्तान आप देखिए बीच में पड़ता है, हमारे रिश्ते कभी खराब बने रहते हैं, तो उस पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि भारत ने 2002 में ही जरंज से दिलाराम तक सड़क बनाने में अफगानिस्तान की मदद की थी। और हॉर्मुज जलडमरू के मध्य के बाहर स्थित चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र का एकमात्र गहरे पानी का समुद्री बंदरगाह है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे लैंडलॉक देशों तक पहुंच के लिए भारत के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है। और इसके साथ ही यह यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए रास्ता पारगमन मार्ग प्रदान करता है और भारत से फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के लिए जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी कार्य करता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और हिंद महासागर के पास अपनी रणनीतिक स्थिति के साथ चाबहार पोर्ट पश्चिम एशिया, हिंद महासागर और अफ्रीका के क्षेत्रों के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भी हिस्सा है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। और इसमें आप देखिए कि हिंद महासागर व फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ने व रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इस मार्ग से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी, कई देशों तक पहुंच से सुगम। G20 के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की पहल की गई थी, और परंतु मध्य पूर्व में हमास इजराइल संघर्ष इसमें बाधक बनी और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण व्यापार एवं वाणिज्य के लिए INSTC का महत्व बढ़ गया है, जो सेंट पीटर्सबर्ग को ईरान भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाली परिवहन धमनी के रूप में महत्वपूर्ण हो गई। भारत ने ईरान के प्रति अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सावधानी रखी, परंतु रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के बावजूद भारत का व्यापार रूस से बढ़ने से चाबहार और INSTC की महत्ता भी प्रमुख हो गई है। एक कॉरिडोर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के राज्यों के साथ व्यापार के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है, जहां संसाधनों का प्रचुर भंडार है, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। दीर्घकालिक निवेश के परिचालन के लिए चाबहार में भारत मध्य एशिया के और अफगानिस्तान के लैंडलॉक देशों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है।
और इसे केवल व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित समझना संकीर्णता है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तक वैश्विक रूप से उभरने का एक साहसिक कदम है। विश्व में भू राजनीतिक संघर्षों एवं लाल सागर में बढ़ रही अशांति के बीच यह समझौता भारत की यूरेशिया तक पहुंच बढ़ाने के साथ चीन व पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी नाकाम करता है। भारत और ईरान के सार्वजनिक रूप से चाबहार समझौते की घोषणा होते ही अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के संकट में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की और चेतावनी भी दी। परंतु चाबहार बंदरगाह और INSTC के साथ भारत की भागीदारी की समर्थन करना अमेरिका के हित में होगा, क्योंकि यह मध्य एशिया और ईरान में चीनी अधिपत्य का मुकाबला करने के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करता है, जो अमेरिकी हितों को लाभान्वित कर सकता है। और चीन का प्रभुत्व, तो आप देखिए वर्तमान में चीन की कंपनियां हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 1.5 दर्जन बंदरगाहों का प्रबंधन कर रही हैं, जिसमें दक्षिण एशिया व अफ्रीका के बंदरगाहों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, तंजानिया में भारी निवेश कर भारत को घेरने में लगा हो। परंतु चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाहों में निवेश करने से आपूर्ति श्रृंखलाओं का बेहतर तरीके से विविधीकरण के साथ तेजी से बदलते अशांत भू राजनीतिक माहौल भी संतुलित रहेगा। भारत द्वारा किसी विदेशी या फिर बाहरी बंदरगाह के प्रबंधन का यह पहला प्रयास है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में कुल 46 देश आते हैं जो आर्थिक संसाधनों से समृद्ध हैं। चीन और भारत क्रमशः विश्व की दूसरी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थापित हो चुके हैं। व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन ने हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित किया है और भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत करता रहा है। चीन के विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध चाबहार समझौते हिंद महासागर में चीन को सीमित करने के लिए ढाल की तरह है और भू राजनीतिक अशांति के समय मध्य एशिया और यूरोप के साथ अपने व्यापार संबंधों को भी मजबूत करेगा। यही पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में निबंध में आ रहा है तो लिख सकते हैं। भारत की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, तो आज से महज एक दशक पहले देश के हर हिस्से में असुरक्षा का वातावरण था। वर्ष 2014 से पहले देश में आतंकी हमले होना आम बात थी। वैसे तो देश का कोई कोना नहीं था जहां आतंकियों ने कहर नहीं बरपाया हो, लेकिन मुंबई तो आतंकियों का पसंदीदा लक्ष्य था। मार्च 1993 में आतंकियों ने बम विस्फोट से समूची मुंबई को दहला दिया था। नवंबर 2008 में मुंबई पर जो हमला किया गया था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। जुलाई 2006 में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोटक से हुई 200 से अधिक लोगों की मौत को कौन भुला सकता है। और इससे पूर्व मुंबई में छोटे बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं और केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आने से पहले देश की राजधानी दिल्ली भी हमेशा आतंकियों के निशाने पर रही। दिसंबर 2001 में संसद पर हुआ हमला देश की संप्रभुता पर हमला था। नई दिल्ली में वर्ष 2005 में दिवाली से एक दिन पहले आतंकियों ने कई इलाकों में विस्फोट किए, जिनमें 70 से अधिक लोग मारे गए, कम से कम 250 अन्य लोग घायल हो गए थे। पिछले करीब 4 दशक में दिल्ली ने ना जाने कितने आतंकी हमले झेले। आए दिन बम विस्फोट से दिल्ली का दहल जाना आज भी हिला देता है। केवल दिल्ली और मुंबई ही नहीं, जयपुर, अजमेर, मालेगांव, श्रीनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर, वाराणसी समेत देश के तमाम राज्यों के बड़े शहरों में आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब होते रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि देश में जब जब आतंकी हमले हुए हमारी सरकारों की प्रतिक्रिया हमेशा केवल कड़ी निंदा तक सीमित रही। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जहां भारत में घुसने की कोशिश करने वाले आतंकियों को सीमा पर ही ढेर करने की नीति पर व्यापक काम शुरू हुआ, वहीं देश में घुसे आतंकियों का भी काम तमाम किया जाने लगा। हालांकि बौखलाए आतंकियों ने कश्मीर तथा पंजाब के एक एयरबेस पर हमले का दुस्साहस किया, लेकिन जिस प्रकार मोदी सरकार ने आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा, उससे आतंकियों के हौसले पस्त हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार केंद्र सरकार सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सीमाओं पर और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध रही है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से भारत को बड़े आतंकवादी हमले नहीं झेलने पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा एकदम सही है कि मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति मजबूत हुई है। कश्मीर में आतंकवाद को पूर्ण रूप से काबू करने में सफलता मिली है। मोदी काल में देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बहुत बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में आप देखिए देश की सामरिक शक्ति तुलना में कई गुना बढ़ी है। हमारी सेनाएं पहले की अपेक्षा रक्षा साजो सामान से पूरी तरह से लैस हैं तथा युद्ध के लिए हर तरह से और हर समय तैयार है और हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई रक्षा क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर हुई है। पिछले साल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण कड़ी भी रहा है। अच्छा है, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए और इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ना भी चाहिए। विकास के लिए चंदा खरी खरी तंज कसा जा रहा है, क्या गुल खिलाएगी मतदाताओं की चुप्पी
राजनीति की बात हो रही है। सामाजिक चरित्र का प्रदर्शन, इंटरनेट मीडिया का जो व्यवहार है उस पर लिखा गया है, इसे जरूर आप पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चंस एआई है, मीडिया हो, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। वर्तमान में इंटरनेट मीडिया पर निर्भरता और जीवन में उसकी उपयोगिता सामान्य बात हो गई है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन मंचों का उपयोग करता है। जब भी कोई ट्रेंडिंग विषय, इंटरनेट मीडिया पर उस विषय पर तर्क वितर्क की कक्षाएं ही शुरू ही जाती हैं। और इस स्थिति को देखकर अब तो यह लगने लगा कि इंटरनेट मीडिया ने मनुष्य के विवेक का हरण कर लिया है। जब कभी कोई विषय ट्रेंडिंग होता है तो उस विषय पर चर्चा करना यूजर्स का नैतिक दायित्व बन जाता है। विषय के बारे में जानकारी हासिल किए बिना या उस विषय की समझ के अभाव में ही भी धारा के प्रवाह की दिशा में सब चलायमान हो जाते हैं। कभी यह स्थिति ट्रोलिंग का रूप भी धारण कर लेती है। हाल ही में इंटरनेट मीडिया ट्रोलिंग से परेशानी होने पर चेन्नई में एक आईटी प्रोफेशनल महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। वस्तुतः कुछ दिन पहले वह महिला अपने 7 माह की बेटी को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की गैलरी में स्तनपान करा रही थी। उसी समय बच्ची फिसलकर पहली मंजिल के छज्जे पर गिर गई, जिसे लोगों द्वारा बचा लिया गया, परंतु इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद से ही लोग महिला को ट्रोल करने लगे। परिणाम स्वरूप उस महिला ने आत्महत्या कर ली। देश के किसी भी हिस्से में चाहे कोई भी घटना घटित क्यों ना हो रही हो, इंटरनेट मीडिया पर प्रसिद्धि, व्यूज की लालसा में वीडियो बनाने वाली भीड़ अपनी बेशर्मी का परिचय दे देती है। और यह भीड़ इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलर्स को कंटेंट परोस रही है और फिर बाकी की कसर बेपूरी कर देते हैं। अब ट्रोल किसी की जान भी ले सकते हैं। हैदराबाद की 32 वर्षीय महिला और उज्जैन की 16 वर्षीय लड़ने से भी ट्रोलिंग से परेशानी होकर ऐसा ही कदम उठाया था। इंटरनेट मीडिया गरिमा का किस रूप में हनन कर रहा है, इसे परीक्षा परिणामों की घोषणा भी समझा जा सकता है। सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा होने के बाद इंटरनेट मीडिया मंचों पर प्राप्त अंकों को लेकर चर्चा का माहौल है। और इस कारण विद्यालय और निजी कोचिंग संस्थाओं ने बच्चों की तस्वीरें को व्यवसाय का आधार बना लिया। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक 90 से 95% अंक के सैलाब में तस्वीर तैरती नजर आ रही। इन सब के बीच एक घटना जिसने न केवल हैरान किया बल्कि समाज के आदर्श की पोल खोल दी। उत्तर प्रदेश में टॉप करने वाली लड़की की तस्वीर पर उसके रूप को लेकर चर्चा होने लगी और जिस पर बच्ची के अंक पर बात होनी चाहिए थी, इंटरनेट मीडिया उसके चेहरे की बनावट के आधार पर उसे ट्रोल करने में लग गया। ऐसा घटना समाज के चरित्र की पोल खोलने के लिए काफी होती है। जब उस बच्ची से इस विषय पर सवाल किया गया तो उसने आत्मविश्वास के साथ ऐसी घटना से फर्क न पढ़ने की बात स्वीकारी। परंतु यह मनोबल हर लड़की में नहीं होता है, न केवल वह बच्ची बल्कि इंटरनेट मीडिया मंचों पर महिलाओं से संबंधित विषयों में गरिमा का हनन साफ तौर पर नजर आता है। हमारे संविधान की उद्देशिका में वर्णित गरिमा को यह समाज इतने दशकों के बाद भी नहीं समझ पाए। और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो ये आप लोग देखते हैं ना समस्याएं हैं इंटरनेट मीडिया की, ये आप लोग जरूर लिखा करिएगा। कहीं समस्याओं में आपको बताना है, चिंताओं में बताना है तो ये चिंताएं जाहिर कर सकते हैं। फूहड़ कंटेंट, कुछ समय पूर्व इंदौर की एक महिला प्राध्यापक ने गैस सिलेंडर खत्म हो जाने पर चूल्हे पर भोजन बनाने से संबंधित एक पोस्ट साझा की, जिसके बाद उसकी चूल्हे पर भोजन बनाने वाली तस्वीर भी थी। और इस पोस्ट के वायरल हो जाने के बाद यह अत्यधिक लोगों तक पहुंच गई। इंटरनेट मीडिया के अलग अलग मंचों पर अनेक लोगों ने स्तरहीन हास्य के कंटेंट के साथ बगैर अनुमति इस तस्वीर को साझा कर दिया। इस घटना पर भी हजारों की संख्या में लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हमारा समाज अब तक उन विषयों में अंतर करना नहीं सीख पाया कि किन विषयों पर गंभीर होना है और किन विषयों पर हंसना है। इंटरनेट मीडिया के मंचों पर स्त्री को केंद्र में रखकर कोई भी फूहड़ हास्य का कंटेंट बना दीजिए, उससे बहुत बहुत लोगों तक जाती है और ऐसी पोस्ट पर लोगों के हजारों की संख्या में आने वाले रिएक्शन समाज के संवैधानिक मूल्यों के प्रति अनभिज्ञ होने के प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और जब भी कभी इंटरनेट मीडिया पर किसी स्त्री के साथ गरिमा से संबंधित कोई घटना घटित होती होगी तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ट्रोल करने वालों के लिए तो महज भी एक कंटेंट है। ऐसा करने वाले लोग क्या कहें, कभी इस बात पर विचार करते होंगे कि उनके इस कृत्य से महिलाओं के मनोबल पर क्या असर होगा। राजनीति, सिनेमा या साहित्य, किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं की गरिमा को तार तार करने में वक्त नहीं लगता है। किसी से किसी विषय पर आज सहमत होने पर उसकी तस्वीर से छेड़छाड़ शुरू कर दी जाती है। संचार के माध्यम हमारे किस उपयोग के थे और किस उपयोग में प्रयुक्त हो रहे हैं, हम कभी इस पर गौर कर पाते हैं। यह दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में किसी के आत्मविश्वास को प्रभावित करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। समाज में ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होती है। हम स्वयं को सभ्य किस आधार पर कह सकते हैं। अब यह जरूरी है कि यह समाज संवैधानिक मूल्यों को समझे और उन्हें व्यवहार में स्थान देने का प्रयास करे, तब ही यह तस्वीर सुंदर हो सकेगी।
तो इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। ठीक है। अब बात आती है आपकी किसकी, एक जनसत्ता का आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और दाल उत्पादन में आयात के रोड़े, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो हाल ही में आप देखेंगे घरेलू दाल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2025 तक तुअर और उड़द दाल के लिए शुल्क मुक्त आयात के विस्तार की घोषणा की। सरकार ने अपनी घरेलू मांग की पूर्ति के लिए ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ कई दौर की बातें भी की। अगर सरकार के दावे पर विश्वास करें तो 2027 तक दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा। 2028 से 1 किलो दाल भी आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तमाम दावों के बावजूद सरकार का शुल्क मुक्त आयात का विरोधाभासी निर्णय भारतीय किसानों के लिए इसके निहितार्थ के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और इससे दाल उत्पादक किसानों के जीवन पर भी अनिश्चितता के बादल खड़े हो गए हैं। भारत आप देखेंगे, भारत में किसानों के पास दाल उत्पादन की बड़ी क्षमता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार न मिल पाने से हमेशा यह घाटे का सौदा रहता है। विदेश से शुल्क मुक्त आयात होने से अब घरेलू दाल बाजारों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाना कठिन है। पिछले रबी सीजन में दाल की खरीद में कोई खास फायदा न मिल पाने से उत्तर प्रदेश में किसानों ने इस बार दालों की खेती कम की है। विदेशी दालों का आयात बढ़ जाने से अगले वर्ष दालों पर किसानों को अच्छे दाल मिलने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। और भारत वैश्विक स्तर पर दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता, आयातक और उत्पादक है। अरहर और उड़द की दाल भारतीय आहार का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण रणनीतिक महत्व रखती है। शुल्क मुक्त आयात को विस्तार, मूल्य अस्थिरता, अपर्याप्त घरेलू उत्पादन तथा आपूर्ति और मांग को संतुलित करने की निरंतर चुनौती जैसी आवर्ती मुद्दों पर पृष्ठभूमि में होता है। भारत में दालों के बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया है। किसान कम उत्पादकता, खंडित भूमि, जोत और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, जबकि दालें पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना लगातार चुनौती रही है। शुल्क मुक्त आयात से घरेलू स्तर पर उत्पादित अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। जब बाजार सस्ते आयात से भर जाते हैं तो अक्सर घरेलू बाजार में कीमतों में कमी आती है। अब सस्ती बाहर से मिल जाएगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इससे भारतीय किसानों की आय प्रभावित होगी। भारत का दालों का आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 6 साल के उच्चतम स्तर अनुमानित 29 लाख टन तक पहुंच गया। अप्रैल अक्टूबर में 19.6 लाख टन, 14,057 करोड़ रुपए से अधिक का आयात हुआ। आयात का मतलब है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं, और जिसमें मसूर की दाल सबसे आगे है, जो 10 लाख टन के आंकड़े को पार कर गई। यही निर्णय संभावित रूप से भारतीय किसानों को अरहर और उड़द दाल की खेती को से हतोत्साहित कर सकता है। सस्ती आयात की उपलब्धता के साथ किसान बेहतर कमाई देने वाली अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं। पहले से ही दलहन की कम बुआई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और इसमें दालों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो बुआई लगातार घट रही है। पिछले साल इस समय तक दलहन की बुआई 148.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, और जो इस बार घटकर 137.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है हुई है। दलहन की कम बुआई के लिए राज्यों में किसानों का दलहन छोड़कर अन्य फसलों की तरफ रुख कर लेना बड़ा कारण है। यह बदलाव दलहन उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर हासिल करने की सरकार के प्रयास को कमजोर कर सकता है। मसलन 1 क्विंटल मसूर उगाने की लागत 7,000 रुपये बैठती है, जबकि 2023-24 के लिए मसूर दाल का घोषित एमएसपी 6,000 रुपये है, जिसे 2024-25 के लिए बढ़ाकर 6,425 रुपये कर दिया। उसके बाद भी किसानों को वही दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि दालों सहित किसी भी अन्य फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की समुचित व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर से सरकार कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, म्यांमार और दूसरे देशों से सस्ती दर पर दाल आयात कर लेती है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि दाल का आयात घरेलू से भी नीचे दामों पर होता है। इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल पाता है और सारा नाजायज मुनाफा व्यापारी खा जाते हैं। तमाम किसान संगठन सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। दालों की मांग बढ़ने से कीमत का फायदा किसानों को ना मिले, इसलिए सरकारें दालों के आयात का दरवाजा खुला रखती हैं। दालों का उत्पादन बढ़ने पर सरकार किसानों के हित में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती है, लेकिन जैसे ही किसान दाल की कीमत बढ़ने लगती है, इस बहाने वह प्रतिबंध हटा देती है। व्यापारी भी विदेश से आने वाली सस्ती दालों का इंतजार करते रहते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता ही नहीं। मार्च 2025 तक तुअर और उड़द दाल की शुल्क मुक्त आयात का विस्तार एक जटिल चुनौती है, जिसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
वैश्विक व्यापार की आवश्यकता के साथ भारतीय किसानों के हितों को संतुलित करना नाजुक काम है, जो एक व्यापक नीतिगत ढांचे की मांग करता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और पूरे देश में प्रत्येक फसल की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो जाए, और इसके लिए बाजार संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। दालों सहित सब कृषि उत्पादों के यातायात, भंडारण, व्यापार, प्रसंस्करण और निर्यात पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं। घरेलू उत्पादन में कम होने की दशा में आयात और आयात कर की राशि का निर्णय फसल आने के बाद किया जाए। मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण और किसानों और बाजारों के बीच संपर्क में सुधार से वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब समय का तकाजा है कि विश्व व्यापार संगठन की नित्य नई शर्तों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों कृषि की उपज उपेक्षा करना बंद, गांवों को भी स्वावलंबी बनाने के प्रयास में जुटा जाए। भारतीय कृषि के विषय को सुरक्षित करने के लिए सरकार को निवेश, तकनीकी प्रगति और सहायक नीतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही प्रयासों को एक लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, जो कृषक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजार के दबाव का सामना कर सके। इन चुनौतियों से निपटने में सरकार, किसानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग सर्वोपरि है। भारत के लिए एक स्थायी और समृद्ध कृषि भविष्य की यात्रा के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता, सक्रिय नीति निर्धारण और भूमि पर मेहनत करने वालों की भलाई की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल वाला पार्ट है उसकी कहानी खत्म होती है। अब आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे तो बेझिझक आप लोग पूछ लिया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।